नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अपना जो सेशन चल रहा है इंडियन पॉलिटी से भारत का संवैधानिक इतिहास, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने वाले हैं 1935 के भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम की। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक इतिहास। और संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम। उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। आइए स्टार्ट करते हैं। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र पर आधारित था। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र पर आधारित था। यह अधिनियम 1933 ईस्वी में 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र पर आधारित था। श्वेत पत्र पर आधारित था। तो यह अधिनियम किस पर आधारित था? श्वेत पत्र पर। और श्वेत पत्र को ब्रिटिश सरकार ने कब तैयार किया? 1933 में। 1935 के अधिनियम को 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया। इसे 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया। इस अधिनियम को कब पारित किया गया? 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया था। यह अधिनियम अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा व जटिल अधिनियम था। यह अधिनियम अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा व जटिल अधिनियम था। जटिल अधिनियम था। इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। 14 भाग थे। हाँ तो मित्रों, हाँ तो साथियों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देख लेना। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कितनी धाराएं थी? 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां व 14 भाग थे। और अब हम वर्तमान संविधान का 3/4 भाग इसी से लिया गया है। वर्तमान संविधान का 3/4 भाग, वर्तमान संविधान का 3/4 भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। इसी अधिनियम से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से लिया गया है। 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अब थोड़ा सा अधिनियम की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिनियम की कौन कौन सी विशेषताएं? अधिनियम की विशेषताएं। अधिनियम की
विशेषताएं। तो पहली विशेषता है अधिनियम की संघीय व्यवस्था का प्रावधान। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, आप थोड़ा सा पहले विशेषताएं देख लीजिए, फीचर्स क्या है अधिनियम की। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का प्रावधान, संघीय व्यवस्था का प्रावधान इस अधिनियम की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों की स्वतंत्रता। अधिनियम की तीसरी विशेषता है केंद्र में दैध शासन, केंद्र में दैध शासन, केंद्र में दैध शासन अधिनियम की अगली विशेषता है। अधिनियम की चौथी विशेषता है संरक्षण व आरक्षण, संरक्षण व आरक्षण। अधिनियम की पांचवी विशेषता है, अधिनियम की जो पांचवी विशेषता की हम चर्चा करने वाले हैं, पांचवी विशेषता के रूप में हम रखने वाले हैं। पहली विशेषता थी इसकी, पहली विशेषता है संघीय व्यवस्था का प्रावधान, दूसरी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरी विशेषता है केंद्र में दैध शासन, चौथी विशेषता है संरक्षण व आरक्षण। तो पांचवी विशेषता के रूप में हम रखने वाले हैं ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। अधिनियम की अगली विशेषता है छठवीं विशेषता संघीय न्यायालय की स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना। अधिनियम की सातवीं विशेषता है विधानमंडलों का, मताधिकार में विधानमंडलों का विस्तार, मताधिकार व विधानमंडलों का विस्तार, विधानमंडलों का विस्तार। और इसके बाद में अधिनियम की आठवीं विशेषता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। अधिनियम की नवी विशेषता की हम बात करें, नवी विशेषता की हम बात करें तो नवी विशेषता भारत परिषद का अंत, भारत परिषद का अंत, भारत परिषद का अंत। अधिनियम की 10वीं विशेषता है भारत परिषद के अंत के बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। अधिनियम की 11वीं विशेषता है सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के बाद में हम चर्चा करेंगे भारत परिषद का अंत हो गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के बाद में बर्मा, बरार, बर्मा, बरार व अदन को भारत से पृथक किया जाना, भारत से पृथक किया जाना। अधिनियम की 12वीं विशेषता है प्रस्तावना, प्रस्तावना।
इसके बाद में अधिनियम की 13वीं विशेषता है, अधिनियम की 13वीं विशेषता के रूप में हम चर्चा करने वाले हैं आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना। इसके बाद में अधिनियम की 14वीं विशेषता है, आरबीआई की स्थापना के बाद में अधिनियम की 14वीं विशेषता के रूप में हम यहां रखने वाले हैं आरबीआई की स्थापना हो गई, तो आरबीआई की स्थापना के बाद में महिलाओं को पुरुषों के समान मताधिकार, पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार, पुरुषों के समान, पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार, मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार, पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार। अधिनियम की 15वीं विशेषता है, 15वीं विशेषता के रूप में हम रखेंगे फरवरी 1937 को प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय चुनाव। ये अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और प्रांतीय चुनाव, और यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में, संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था, अंतिम
हाँ, अब आप आवाज आ रही है क्या? धारा जी आवाज आ रही है क्या? सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब देखो आवाज आ रही है क्या? अब तक पहुंच रही है क्या आवाज? जल्दी बताओ। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ये बताओ आवाज आ रही है क्या अब तक? आ रही है, ठीक है। तो देखो चालू करते हैं मामला। टॉपिक चल रहा है भारत का संवैधानिक इतिहास, और संवैधानिक इतिहास की श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम की, भारत सरकार अधिनियम की। यह अधिनियम 1933 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार किए गए श्वेत पत्र पर आधारित था। इसे 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया था। इसे 2 अगस्त 1935 को पारित किया गया। यह अधिनियम अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा व जटिल अधिनियम था। इसके अंतर्गत, हाँ तो मित्रों, हाँ तो साथियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां, वे कितने भाग थे? 14 भाग थे। वर्तमान संविधान का 3/4 भाग, वर्तमान संविधान का 3/4 भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके बाद में हम चर्चा करने वाले हैं अधिनियम की विशेषताओं की। संघीय व्यवस्था का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। संघीय व्यवस्था का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश प्रांतों, विदेशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, और ब्रिटिश प्रांतों का मिलना अनिवार्य किया गया। देशी रियासतों का मिलना राजाओं की इच्छा पर छोड़ा गया। तो देशी रियासतों ने भारत संघ में मिलने से इनकार कर दिया। यह व्यवस्था वास्तविक रूप में परिणत नहीं हो सकी। इसके बाद है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के तहत प्रांतों से दैत्य शासन व्यवस्था का अंत करके प्रांतों को स्वतंत्रता व स्वशासन के अधिकार दिए गए। इस अधिनियम के तहत केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में दैत्य शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। संरक्षण व आरक्षण। इस अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए उनके संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके बाद में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता। भारतीय मामलों में अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के पास थी। संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत संघ व राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए अप्रैल 1937 में नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में, अप्रैल 1937 में नई दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अप्रैल 1937 में नई दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अप्रैल 1937 में नई दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मताधिकार व विधानमंडलों का विस्तार। हाँ तो साथियों, मताधिकार का विस्तार किया गया, विधानमंडलों का विस्तार किया गया। केंद्र के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। केंद्र के लिए द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की जाती है। और जो द्विसदनात्मक विधानमंडल था, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 375 थी, जबकि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 260 थी। तो याद रखना, मताधिकार में विधानमंडल का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाया गया। एक थी निम्न सदन था विधानसभा, उच्च सदन था राज्य परिषद, और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 375 निश्चित की गई, जबकि राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 260 निश्चित की गई। विधानसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, जबकि राज्य परिषद के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की व्यवस्था का प्रावधान था। शक्तियों का विभाजन। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शक्तियों के विभाजन के लिए संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियों का निर्माण किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या 59 थी। संघ सूची में विषयों की संख्या 59 थी। कितनी थी? 59। संघ सूची में विषयों की संख्या 59 थी। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 59। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 59। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 54। जबकि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 36। शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके बाद में भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम की अगली विशेषता है भारत परिषद का अंत।
इस अधिनियम के तहत भारतीयों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करके भारत परिषद का अंत कर दिया गया और भारत सचिव को सहायता देने के लिए भारत सचिव को सहायता देने के लिए भारत सचिव को सहायता देने के लिए कम से कम तीन व अधिकतम छह सदस्यों की व्यवस्था की गई। 6 सदस्यों की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियन, पिछड़ी व दलित जातियों व हरिजनों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है। बर्मा को आजकल म्यांमार के नाम से जाना जाता है। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया और अदन को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भारत से अलग करके ब्रिटेन के अधीन कर दिया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा उड़ीसा व सिंध प्रांत, उड़ीसा व सिंध नए प्रांत बनाए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत कौन से नए राज्य बनाए गए थे, उड़ीसा व सिंध को नया प्रांत बनाया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा सिंध पहले पंजाब में था। सिंध पहले किस में था? पंजाब में। प्रस्तावना 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के भारत शासन अधिनियम में जोड़ दिया गया था। इसके बाद में आरबीआई की स्थापना इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई। पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार दिया गया। देश के राजनीतिक इतिहास में सब पहली बार हुआ कि पुरुषों के समान महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया गया। फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। इस अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। चुनावों के परिणाम स्वरूप 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आई। 6 प्रांतों में कांग्रेस, 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार, एक प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी, एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय भारत में प्रांतों की संख्या 11 थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय भारत में कुल 11 प्रांत थे। तो फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव कराए गए। चुनावों के परिणाम स्वरूप 6 प्रांतों में कांग्रेस को, 3 प्रांतों में मिलीजुली सरकार को, एक प्रांत में यूनियनिस्ट पार्टी को, एक प्रांत में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। और यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। और इस अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। इसके बाद में अधिनियम के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा। 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक ऐसी कार दे दी गई है। सर बर्मा कौन था? सर बर्मा भैया म्यांमार का नाम है। किसका नाम है? म्यांमार का। बर्मा किसका नाम है? म्यांमार का। आजकल जो भारत का पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, लेकिन 1935 में ये भारत का भाग था। 1935 तक बर्मा भारत का भाग था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है भैया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सड़ी हुई योजना बताया। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अधिनियम बाहर से तो जनतंत्रीय शासन, मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अधिनियम हम पर थोपा गया है, जो बाहर से तो जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, लेकिन अंदर से खोखला है। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने कहा कि नया दैत्य शासन पुराने दैत्य शासन से भी बुरा है। ब्रिटिश राजनीतिक एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा। तो ये था आपको 1935 का भारत शासन अधिनियम, और इसकी विशेषताओं को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं जो आपके सामने है, अधिनियम की विशेषताएं जैसे संघीय व्यवस्था का प्रावधान, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में दैत्य शासन, संरक्षण व आरक्षण, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता, संघीय न्यायालय की स्थापना, मताधिकार में विधानमंडलों का विस्तार, शक्तियों का विभाजन। इसके बाद में भारत परिषद का अंत, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, बर्मा, बरार, अदन को भारत से अलग किया गया। प्रस्तावना 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 में जोड़ा गया। आरबीआई की स्थापना, पुरुषों के समान महिलाओं को मताधिकार, 3 फरवरी 1937 में प्रांतीय चुनाव करवाए गए। और संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। यह 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। इसके बाद में अधिनियम के बारे में प्रमुख व्यक्तियों के विचार हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे सड़ी हुई योजना बताया। मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम के बारे में कहा कि यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, जो बाहर से तो जनतंत्रीय शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, लेकिन अंदर से
खोखला। राजगोपालाचारी ने इसे कहा कि नया दैत्य शासन पुराने दैत्य शासन से भी बुरा है। ब्रिटिश राजनीतिक एटली ने इसे अविश्वास का प्रतीक कहा। तो आज की वार्ता को मैं यही विराम देता हूं। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। कर दो सर।